हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर हमने 2 लेक्चर किए थे। एक तो सिलेबस डिस्कशन था इकोनॉमी पे, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि बेसिक प्रिंसिपल्स ABC ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के बेसिक लॉ का, बेसिक प्रिंसिपल का, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये सप्लाई डिमांड के वर्ड आपने जरूर सुने होंगे अलग अलग जगह पर, न्यूज़पेपर्स में या आपस में बात करते वक्त, सप्लाई नहीं आ रही है, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, वगैरह वगैरह। आज हम इन चीज़ों को इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। आज तक तो हमने रेगुलर कन्वर्सेशन में इनको यूज़ किया या फिर न्यूज़पेपर पे पढ़ा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और डिमांड इकोनॉमी की भाषा में डेफिनेशन है क्या डिमांड की, सप्लाई इकोनॉमी की भाषा में डेफिनेशन है क्या। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इकोनॉमी के जितने भी प्रिंसिपल्स पे जितने भी चीज़ें हो रही हैं, खरीद फरोख्त हो रहा है, लोन लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, पेट्रोल निकाला जा रहा है, मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, सोने का भाव बढ़ रहा है, घट रहा है, सिल्वर का भाव घट रहा है, बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव और घट रहा है, घट रहा है, ये सभी चीज़ें रिलेटेड हैं सप्लाई एंड डिमांड से। इतना बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये कि अगर आपको समझ में नहीं है ये, तो आप बहुत सारे प्रिंसिपल को तो इकोनॉमी में समझ ही नहीं पाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए हम इस पर 2 लेक्चर देंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोच के बताइए कि डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड। पहले डिमांड और सप्लाई की डेफिनेशन तो समझ लें हम। डिमांड हमारी मांगे पूरी करो, वही डिमांड है ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। तो हमारी मांगे पूरी करो वाली डिमांड नहीं है ये। डिमांड आप सोच सकते हैं कि हमारी जो ज़रूरत है वो हमारी डिमांड है, जो हमारी चाहत है वो हमारी डिमांड है। ये सब नॉर्मली आंसर आते हैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में, मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिमांड दरअसल सिर्फ नीड या वांट की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जो हमारी नीड या वांट होती है वो डिमांड होती है, या फिर जो क्वांटिटी हमें चाहिए होती है वो डिमांड होती है, तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में डिमांड की डेफिनेशन बहुत स्पेसिफिक है। इकोनॉमी में डिमांड का मतलब है एक तो विलिंगनेस टू बाय, आपकी किसी चीज को खरीदने की चाहत, विलिंगनेस। और उसके साथ में एक और कंपोनेंट होता है, वो है एबिलिटी भी होनी चाहिए खरीदने की। क्या आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरी एक बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी ना हो, मेरा बहुत बड़ा घर ना हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके BMW और लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज वगैरह कुछ आपके पास हो? लेकिन अगर आप चाहते हैं, और अगर हम बोले कि हाँ विलिंगनेस टू बाय तो है, तो BMW और मर्सिडीज और इन सब चीज़ों के शोरूम क्यों नहीं है हमारे आसपास? क्या सिर्फ हमारी विलिंगनेस के ऊपर कंपनीज को सप्लाई कर देना चाहिए? क्या BMW वाले ये देखते हैं कि आप जिस एरिया में लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं वहां पर अपने शोरूम खोल दो, या फिर वो ये देखते हैं कि जहां खरीदना भी चाहते हैं और पैसा भी है? इसीलिए इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से डिमांड का मतलब सिर्फ विलिंगनेस नहीं है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से डिमांड की डेफिनेशन है एबिलिटी, क्षमता, एंड विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर। भाई डिमांड कौन करेगा? मार्केट में चीजें सप्लाई किसके लिए की जाती हैं? कंज्यूमर के लिए। आप और हम कंज्यूमर हैं। सो एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस एट अ टाइम। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डिमांड। एंड डिमांड सप्लाई जो है, these make the backbone of almost every economic situation we are in। चाहे वो ऑयल के प्राइसेस हों, चाहे वो सोने के प्राइसेस हों, चाहे मार्केट में आने वाली चीज़ें जो अभी हमारे अवेलेबल हैं मार्केट में, या फिर जो भी चीज़ें ग्लोबली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। यहां तक कि रुपी वर्सेस डॉलर के प्राइसेस भी डिमांड सप्लाई पे निर्भर हैं। तो ये इतना बेसिक कंसेप्ट है, इसके बगैर इकोनॉमी के किसी भी और प्रिंसिपल को समझना इंपॉसिबल है। सो
जब भी हम बोलें कि व्हाट इज डिमांड, जब भी एक कंज्यूमर इज सेइंग दैट ओके माय विलिंगनेस एंड एबिलिटी, आपके पास विलिंगनेस भी हो, एबिलिटी भी हो, खरीदना चाहते भी हैं आप और आप खरीदने की क्षमता भी रखते हैं, तभी माना जाएगा कि आपकी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड है। अगर सिर्फ विलिंगनेस हो, एबिलिटी ना हो, तब भी मेरी डिमांड नहीं मानी जाएगी फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। और अगर मेरी मेरी एबिलिटी हो पर विलिंगनेस ना हो, तब भी मेरी डिमांड नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि एमडीएच मसाले को लेकर मैं अमेरिका में बेचने जाऊं, तो वहां पर एबिलिटी तो है लोगों के खरीदने की, 100 या 200 रुपए का वो मसाले का डब्बा है, बट विलिंगनेस नहीं है, वहां का टेस्ट प्रेफरेंस में नहीं आता ये। या फिर मैं एक नॉन वेजिटेरियन कुजीन की मैं अपना एक कैफे खोलूं एक वेजिटेरियन कॉलोनी में, अगेन दे हैव द एबिलिटी टू बाई बट नॉट विलिंगनेस टू बाई। इन बोथ द केसेस, चाहे एबिलिटी हो विलिंगनेस ना हो, विलिंगनेस हो एबिलिटी ना हो, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं मानी जाएगी। सिंपल सा फंडा है। हम बहुत सारी लक्जरीज खरीदना चाहते तो हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस बात के ऊपर कि यहां पे बहुत सारे लोग इस लोकेलिटी में BMW खरीदना चाहते हैं, क्या सिर्फ इस बात पे कंपनीज अपना शोरूम वहां खोल देते हैं? शोरूम वहां खुलता है जहां एबिलिटी भी है, लोगों के पास पैसा भी है और विलिंगनेस भी। दैट इज व्हाई यू विल फाइंड लग्जरी कार्स एंड लग्जरी बाइक्स ओनली इन मेट्रो सिटीज, जहां पे लोगों के पास परचेजिंग पावर इतनी है। बात समझ में आई? सो बेसिक, वेरी बेसिक डेफिनेशन, बट यू शुड रिमेंबर इट। और यहां याद रखने की वाली कौन सी बात है? एक तो एबिलिटी, एक विलिंगनेस, एक प्राइस और एक टाइम। डिमांड का प्राइस और टाइम से भी बहुत लेना देना है। प्राइस जितनी कम होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड यही पढ़ना है हमको आगे। प्राइस जितनी ज्यादा होगी उतनी कम डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, अगर आपको बोलता है कि भाई आप 2 किलो ले लो तो मैं 10 रुपए कम कर देता हूं, 20 रुपए कम कर देता हूं, तो जनरली हम ले लेते हैं। सिमिलरली, जब बिग बिलियन सेल फ्लिपकार्ट पे अमेजॉन पे चलते हैं तो बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, या फिर दिवाली सेल चलती है, तो जब प्राइसेस डाउन आती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइसेस हाई होती है तो डिमांड कम हो जाती है। और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीजों की डिमांड टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। अब बात करें अगर कोल्ड बेवरेजेस की, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड सर्दियों में कम होगी, गर्मियों में ज्यादा होगी। अगर बात करें कॉटन क्लोथ्स की, तो गर्मियों में ज्यादा होगी डिमांड कॉटन क्लोथ्स की, और सर्दियों में कम होगी। अगर बात करें यूपीएससी मेंस रिलेटेड, या फिर केएस मेंस रिलेटेड, या फिर जेकेएसएसबी एग्जाम रिलेटेड जो भी बैचेस हैं, उनकी डिमांड एग्जाम से पहले होगी, ना कि बाद में। सो दिस इज हाउ टाइम अफेक्ट्स डिमांड। सो ये तो आ गई डिमांड की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके साथ एसोसिएटेड लॉ, लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ कोई ऐसा लॉ नहीं जो आपने नहीं पढ़ा है, यू ऑलरेडी नो दिस, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसकी एजम्पशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उस एजम्पशंस के बगैर लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये कहता है, जो आपको ऑलरेडी पता है, जो मैंने अभी बताया भी, कि हायर प्राइसेस पे किसी चीज की डिमांड लो हो जाती है, लोअर प्राइस पे किसी की डिमांड हाई हो जाती है। तो इट स्टेट्स, क्या बोलता है ये लॉ? दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। इतना तो पता था, किसी भी चीज की क्वांटिटी हम कम लेंगे अगर प्राइस हाई होगी, किसी भी चीज की क्वांटिटी हम ज्यादा लेंगे अगर प्राइस लो होगी, ये तो पता था। क्या नहीं पता था? इज प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये assumptions है इसकी, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये डेफिनेशन आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगी, बस मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ में, ताकि आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन क्लासरूम वाला फील रेप्लिकेट हो। सो एज फार एज द लॉ ऑफ डिमांड इज कंसर्न्ड, याद रखने वाली चीज क्या है और क्वेश्चन कहां से बनेंगे, वो है इन एजम्पशन से। प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। हां, बात सही है कि हायर प्राइस पे लो डिमांड, लोअर प्राइस पे हाई डिमांड, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये अदर फैक्टर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये वो फैक्टर्स है जो कांस्टेंट रहने चाहिए, ये बात बोलने के लिए कि हायर प्राइसेस पे लोअर डिमांड, लोअर प्राइसेस पे हाई डिमांड। बात समझ में आई? फिलहाल हम लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व भी कर लेते हैं, और उसके बाद हम आते हैं एजम्पशंस पे जो कांस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है जी? तो जब हम आगे बढ़े तो हमने बोला
क्वांटिटी डिमांडेड इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की भी प्राइस की बात करो उसकी क्वांटिटी उतनी ही बिकेगी जितनी ज्यादा, जितनी कम उसकी प्राइस होगी, उतना ही कम बिकेगा जितनी ज्यादा उसकी प्राइस होगी। फॉर अ हायर प्राइस लोअर डिमांड, लोअर प्राइस हायर डिमांड। इतना बात समझ में आता है। अब हम इसकी कर्व बनाते हैं। कर्व कैसे बनती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी एग्जाम में कभी भी कर्व के रिलेटेड आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। दैट इज वेयर द क्वेश्चन विल मेक फ्रॉम। जब भी आपको कोई भी कर्व पढ़नी है, ये मत देखो दिख कैसी रही है पहले, कुछ मत देखो, सबसे पहले बताओ कि एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है। तो हम प्लॉट कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड को वर्सेस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। वो ये है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। हायर प्राइस लोअर डिमांड, लोअर प्राइस हायर डिमांड। तो इसकी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनती है कुछ ऐसे। एक्चुअली थोड़ी ये ऐसा कर्व्ड होती है, बट मोस्टली जब सवाल आते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ही यूज की जाती है। तो इसमें आप देखिए यहां प्राइस बढ़ रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो हायर प्राइसेस पे लोअर डिमांड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हायर प्राइसेस पे लोअर डिमांड एंड लोअर प्राइसेस पे हायर डिमांड। जब भी किसी चीज की प्राइस डाउन होती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। सो ये कहलाता है डिमांड कर्व। और ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या फिर ऐसे बोल लो कि विद अ नेगेटिव स्लोप। सवाल अक्सर आता है कि लॉ ऑफ डिमांड कर्व विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ऐसा सवाल आता है। तो यू कैन से इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और नेगेटिव स्लोप कर्व। ये मैं वो चीजें लिखवा रहा हूं जिसपे सवाल बन सकते हैं, हालांकि बड़े बेसिक हैं, बट यू नेवर नो। बेसिक से शुरुआत करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। सो ये तो आगे डिमांड कर्व, ये आगे आपका इन पे डिपेंडेंस रिलेशन इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू बी वैलिड। ये कहना कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड, लोअर प्राइस पे हायर डिमांड तब तक ही वैलिड है जब तक कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, जिनको हम कहते हैं अदर फैक्टर्स, या फिर इकोनॉमी की भाषा में उनको सेटरिस पैरिबस भी बोलते हैं। सेटरिस पैरिबस का वर्ड यूज किया जाता है, लैटिन वर्ड यूज किया जाता है। दोस फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। तो ये अदर फैक्टर्स कौन से हैं, ये हमने डेफिनेशन में लिखे ना यहाँ पे, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये कौन से फैक्टर हैं जो कांस्टेंट रहने चाहिए। तो सबसे पहले तो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जिस प्रोडक्ट की भी डिमांड की बात चल रही है, साबुन की हो सकती है, चाय की हो सकती है, कॉफी की हो सकती है, दूध की हो सकती है, किसी भी प्रोडक्ट की जिसकी डिमांड की बात चल रही है, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं। एक तो होता है जो उसका सब्स्टिट्यूट होता है, और एक होता है दूसरा कॉम्प्लीमेंट। ये दो चीजें रिलेटेड गुड्स कहलाती हैं। किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड गुड्स एक तो होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट यानी अगर मैं ये मुझे नहीं मिला तो मैं ये कंज्यूम कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी हो सकता है, या फिर टाटा टी का सब्स्टिट्यूट ताजमहल टी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोप का, लक्स का जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो डव हो सकता है, या फिर पर्ल्स हो सकता है। सिमिलरली मदर डेयरी का मिल्क का सब्स्टिट्यूट अमूल हो सकता है, या फिर मिल्क का सब्स्टिट्यूट आलमंड मिल्क हो सकता है, जो आजकल नया वीगन ट्रेंड चला है मिल्क का। सो सब्स्टिट्यूट का मतलब अगर ये नहीं मिला तो मैं क्या कंज्यूम करूंगा, सेम चीजें अदल बदल। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है साथ में इस्तेमाल वाली चीजें। कार के साथ पेट्रोल साथ में इस्तेमाल होता है, उसके बगैर चल ही नहीं सकती। चाय के साथ बिस्किट आप खा सकते हो, ब्रेड के साथ बटर इस्तेमाल होती है, मोबाइल के साथ सिम इस्तेमाल होता है, शूज के साथ सॉक्स इस्तेमाल होते हैं। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री चीजें, साथ में इस्तेमाल वाली चीजें। पेन के साथ रिफिल इस्तेमाल होती है, पेन के साथ पेपर इस्तेमाल होता है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स, साथ में इस्तेमाल वाली चीजें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, जिस गुड की डिमांड की बात की जा रही है, लेट अस से आई टॉक अबाउट द डिमांड फॉर ताजमहल टी इन द मार्केट, तो
मैं ये तब कह सकता हूं कि ताजमहल टी की प्राइस हाई होगी तो उसकी डिमांड कम होगी जब ताजमहल के सब्स्टिट्यूट की प्राइस कांस्टेंट है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ताजमहल टी। मैं अगले पेज पे बना देता हूं कि मैं बोलता हूं हाँ भाई बताओ मुझे ताजमहल टी की प्राइस हाई होगी तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। आप बोले वेरी सिंपल सर, ताजमहल की प्राइस हाई होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन मैं साथ में बोल दूं कि जो टाटा टी है, ताजमहल की टी की चाय की तो प्राइस बढ़ रही है, बट टाटा टी की प्राइस तो उससे भी डबल बढ़ रही है, यानी सब्स्टिट्यूट की प्राइस तो और भी तेजी से बढ़ रही है। या फिर ताजमहल टी की प्राइस डाउन हो रही है, तो आप बोलेंगे हाँ अगर प्राइस डाउन हो रही है तो डिमांड बढ़नी चाहिए। मैं बोलूंगा लेकिन टाटा टी तो ऑलमोस्ट 1 रुपए का दे रहा है, वो फ्री ही दे रहा है ऑलमोस्ट। तो लोग बोलेंगे यार जब इतना सस्ता मिल रहा है तो वही कंज्यूम कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस का फर्क पड़ेगा डिमांड पे। अगर आप ये बोल दो कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, फिर ये कह सकते हैं कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड, लोअर प्राइस पे हाई डिमांड। बात समझ में आई? सो सबसे पहला फैक्टर जो कांस्टेंट रहना चाहिए वो ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी प्रोडक्ट की हायर प्राइस पे लोअर डिमांड, लोअर प्राइस पे हाई डिमांड। अब कॉम्प्लीमेंट की बात कर लो। अगर बटर का प्राइस चेंज हो रहा है तो ब्रेड की सप्लाई और डिमांड पे फर्क पड़ना ही पड़ना है। अगर सिम की कॉस्ट या मोबाइल की कॉस्ट बदल रही है तो सिम के सप्लाई डिमांड पे फर्क पड़ना ही पड़ना है। अगर दूध और चाय पत्ती जो साथ में इस्तेमाल होकर चाय बनती है, इनकी प्राइस में वेरिएशन आ रही है तो चाय की प्राइस में फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो साथ में इस्तेमाल वाली चीजें में फर्क जरूर पड़ता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमें पता है कि जब भी नॉर्मली गाड़ी खरीदने जाते हैं हम लोग, तो हम प्रेफर करते हैं कि डीजल हो। पेट्रोल के कंपैरिजन में, पेट्रोल कार के कंपैरिजन में डीजल प्रेफर की जाती है। क्यों? इसकी एक तो डीजल सस्ता भी है और डीजल गाड़ी की एवरेज भी ज्यादा होती है। अब डीजल लेट्स से 95 का मिल रहा है, पेट्रोल 100 का मिल रहा है, तो इसीलिए डीजल का प्राइस कम है। हमें मालूम है कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, सो वी प्रेफर डीजल कार्स। लेकिन मान लीजिए कि डीजल की कॉस्ट बढ़कर 110 रुपए हो जाती है और पेट्रोल 100 रुपए का रह जाता है। तो पहले हम डीजल कार इसलिए ले रहे थे बिकॉज वी वांटेड कि डीजल सस्ता है तो डीजल कार ले लो। लेकिन क्योंकि डीजल का वैल्यू पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया, अब डीजल कार की डिमांड भी डाउन हो रही है बिकॉज उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्राइस ज्यादा बढ़ चुकी है। डीजल कार की वैल्यू नहीं बढ़ी, डीजल की वैल्यू बढ़ी, डीजल की डिमांड, डीजल कार की डिमांड भी कम हो गई। नॉर्मली तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है डिमांड सिर्फ कम तब कम होगी किसी चीज की जब उसकी प्राइस बढ़ेगी, बट डीजल कार की प्राइस तो बढ़ी नहीं, एक्चुअली तो सिर्फ डीजल की प्राइस बढ़ी ना, तो हमने डीजल कार लेना भी छोड़ दिया। तो कॉम्प्लीमेंट की प्राइस अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट चीज क्या कांस्टेंट रहनी चाहिए? दैट इज पॉपुलेशन। वी एज्यूम, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम एज्यूम करते हैं पॉपुलेशन कांस्टेंट है, हालांकि दिस इज नॉट ट्रू। पॉपुलेशन तो अकॉर्डिंग टू अ डेटा हर 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है इंडिया में, बट वी हैव टू एज्यूम बिकॉज विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अपने आप ही चीजों की डिमांड बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिन में लेट्स से 1000 बेबीज पैदा हो रहे हैं इंडिया में, तो उन 1000 बेबीज के रिलेटेड बेबी फॉर्मूला, पैसिफायर, बेबी क्लोथ्स, नैपीज, डाइपर्स, वो तो हर दिन बढ़ रहे हैं ना। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सिर्फ चीज इनकी डिमांड तब बढ़ेगी जब उनकी प्राइस डाउन होगी, बट ये तो बिना उसके हो रहा है, तो पॉपुलेशन भी वी हैव टू अज्यूम इज कांस्टेंट। नंबर 3 इज टेस्ट प्रेफरेंसेस। वक्त के साथ साथ आवर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन व्हाट वी वेयर, व्हाट वी ईट, हाउ वी लिव चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जो फास्ट फूड है या फिर वेस्टर्नाइजेशन जो कुजीन है, चाहे वो पैनकेक्स हो गए या फिर वॉफल्स हो गए या फिर ये शेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, हमारे एक जनरेशन पहले लोग नहीं इतना पसंद करते थे, ज्यादातर ट्रेडिशनल चीजें ही पसंद करते थे। हमारी जनरेशन और हमारे आगे जनरेशन जितने भी हैं, देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एज पर देयर कुजीन, उनका फैशन, उनका सब कुछ सेंस हैव चेंज्ड। जब टेस्ट और प्रेफरेंस बदलता है तो बिना प्राइस के वेरिएशन के हुए बगैर ही डिमांड बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉफी कल्चर और द कैफे कल्चर हैज greatly influenced the demand of a lot of products which otherwise would not have been there. अच्छा, फैशनों की बात करें, अगर फैशन और ट्रेंड्स की, ये बिना प्राइस को बदले डिमांड को इफेक्ट कर देते हैं।
अगर कोई चीज फैशन में आ गई, कोई हेयर स्टाइल, कोई पर्टिकुलर जैकेट, कोई ज्वेलरी पीस, उसकी डिमांड अपने आप बढ़ेगी, उसकी प्राइस को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं। इनफैक्ट जो चीज फैशन में होती है उसकी प्राइस ज्यादा होती तब भी लोग खरीदते हैं। तो ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू बी वैलिड। देन देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई कोविड जैसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड के दौरान मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड अपने आप बढ़ी, उसकी प्राइस तो डाउन नहीं हुई। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड इतना पीक पे गई रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनकी प्राइस क्या थी, बिकॉज दैट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। सिमिलरली जहां पर फ्लड्स आते हैं वहां पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज वाटर सोर्सेज आर कंटामिनेटेड। वहां पर पावर बैकअप्स की डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज पावर सप्लाई लाइंस आर अफेक्टेड। सिमिलरली जब भी कोई कर्फ्यू सिचुएशन हो, वॉर हो, इससे भी चीजों की डिमांड बदलती रहती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू बी वैलिड। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, कल हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम सप्लाई पे आएंगे, लॉ ऑफ सप्लाई पे आएंगे एंड देन विल कम टू इक्विलिब्रियम कर्व। ना सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड अकेले प्राइस डिसाइड करता है मार्केट का किसी भी चीज का, ना सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई, दोनों मिलके जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्रॉस करते हैं वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, जो एक्चुअली मार्केट में आपको मिल रहा होता है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड विल बी बैक टुमारो।